शिल्पा गुरुवा, वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद गुरुवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मगध पर शासन करने वाला एक और वंश, वो है हमारा मौर्य वंश, जो है कि अंतिम वंश है मौर्य वंश। इसके बाद है वो मगध का इतिहास है, वो यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। और जो हमारा महाजनपद काल है वो चैप्टर भी पूरा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो महाजनपद काल आपको पता है, मैंने 6ठी शताब्दी से लेकर 4थी शताब्दी यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व का काल है, वो महाजनपद का काल है। तो हम 200 सालों की यात्रा कर रहे हैं। तो अब देखो, मौर्य काल है वो मगध पर शासन करने वाला अंतिम वंश है। तो जो मौर्य काल है वो देखो 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व है। तो इसको हम काउंट करेंगे तो ये 139, ये यानी कि 139 सालों का काल है। तो 140 साल हम बोल सकते हैं, समथिंग 140 साल है वो मौर्य काल है, वो हम पढ़ते हैं जो मगध पर शासन करने वाला वंश मौर्य काल। तो इसमें है वो 3 ही है मोस्ट, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो ये है वो मौर्य वंश कंप्लीट होते ही महाजनपद काल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे, जिनका सिकंदर के आक्रमण के समय तत्कालीन शासक गणानंद द्वारा अपमान किया गया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो जो तक्षशिला में जो गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, तो यहाँ पर जो चाणक्य है वो अध्यापन कार्य करते थे। तो उन्होंने बार बार गणानंद को कहा, मगध के शासक गणानंद को कहा कि है वो जो विदेशी है, यूनानी है, वो आक्रमण करने वाले हैं, तो आप और हम सारे मिलकर है वो एकजुट हो जाओ और उस यूनानी के विरुद्ध है वो लड़ो। तो वही उसने गणानंद है वो विलासिता में जीवन यापन करता था, उसने ध्यान नहीं दिया और उनका बार बार अपमान किया। तो फिर उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इससे ही निपटना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने है वो चंद्रगुप्त के जन्म तथा, सबसे पहले बता देती हूँ, तो फिर उन्होंने जो चंद्रगुप्त था, तो चंद्रगुप्त को एक है वो शिकारी से खरीदा था। तो और उनको फिर है वो 6 वर्ष शिक्षा दीक्षा दी। इस प्रकार से उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया था। तो आइए चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त के जन्म तथा बचपन के बारे में कोई प्रमाणित तथ्यों का अभाव है। चंद्रगुप्त के जन्म तथा बचपन के बारे में है वो प्रमाणित तथ्यों का अभाव है, प्रमाणित तथ्य वो नहीं मिलते हैं। संभवतः चंद्रगुप्त एक निम्न कुल में पैदा हुआ था। कौटिल्य ने एक शिकारी से 1000 कार्यपल यानी कि तत्कालीन जो चांदी की राजकीय मुद्रा थी उसमें खरीदा था। चंद्रगुप्त को एक शिकारी से 1000 कार्यपल यानी जो तत्कालीन मुद्रा होती थी, राजकीय मुद्रा, उसमें खरीदा था, चांदी की राजकीय मुद्रा में। तो ये बात ध्यान में रखनी है। कौटिल्य ने लगभग 6 वर्षों तक कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक सभी युद्ध एवं कूटनीतिक विद्याओं को में पारंगत करने के बाद 323 ईसा पूर्व में गणानंद को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो 6 वर्षों तक जो चंद्रगुप्त, आचार्य चंद्रगुप्त, जो कौटिल्य थे या जो चाणक्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को 6 वर्षों तक है वो युद्ध विद्या और जितनी भी कूटनीतिक विद्याओं में है वो उनको पारंगत किया, शिक्षा दीक्षा दी। देन उसके बाद जो 323 ईसा पूर्व में गणानंद को समाप्त कर है वो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश की नींव रखते हैं। कब? 323 ईसा पूर्व में। तो मौर्य काल आरंभ हो गया ना 323 ईसा से 184 ईसा पूर्व। ये 139 सालों का काल है, तो आप 140 याद रख सकते हैं। विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त कौन था भैया? विशाखादत्त है वो गणानंद के दरबार में था। अगर आपने वो सीरियल देखा है तो उसमें दिखाते हैं उसको, जो बड़ी बड़ी बाल रखता था और चोटी बनाए हुआ था। उसके अमात्य कहते थे उसको, गणानंद है उसको अमात्य कहता था, उसका जो मंत्री वगैरह था ये। तो विशाखादत्त है द्वारा रचित मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल में अर्थात निम्न कुल में जन्मा हुआ बताया गया है। तो जो गणानंद का अमात्य था, मंत्री था, उसके द्वारा रचित एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। तो उसमें है वो चंद्रगुप्त मौर्य को है वो वृषल कुल अथवा निम्न कुल में पैदा हुआ बताया गया है।
हालांकि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में यद्यपि कहीं भी चंद्रगुप्त का उल्लेख नहीं किया है। जो कौटिल्य चाणक्य थे, उनके गुरु चंद्रगुप्त के, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहीं भी इस बात का है वो जिक्र नहीं किया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो निम्न कुल या शूद्र वंश से थे। तो किंतु सम्राट के परिप्रेक्ष्य में चंद्रगुप्त को अप्रत्यक्ष रूप से निम्न परिस्थितियों में बड़े हुए व्यक्ति के रूप में चरितार्थ किया है। किंतु जो सम्राट के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि ये है वही जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अप्रत्यक्ष रूप से निम्न परिस्थितियों में पैदा हुए या बड़े हुए व्यक्ति के रूप में चरितार्थ किया। तो डायरेक्टली तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये निम्न कुल के हैं, शूद्र वंश के हैं, वृषल कुल के हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये कहा कि सम्राट के परिप्रेक्ष्य में कि ये है वो अप्रत्यक्ष रूप से निम्न परिस्थितियों में है वो पले बड़े हैं। तो इस प्रकार से उन्हें सम्राट के परिप्रेक्ष्य में कहा। तो चाणक्य वो जानते थे कि उस समय है वो जाति जो व्यवस्था है, कितनी वर्ण व्यवस्था है वो कितनी चरम सीमा पर थी। तो फिर है वो जनता कैसे स्वीकार करती है शूद्र को, उनको शूद्रों को तो जो शिक्षा दीक्षा का अधिकार नहीं था। तो फिर सम्राट बनने में तो सब उनकी आलोचना करते, उनके विरोध में खड़े हो जाते। तो उन्होंने है ये बात है वो जाहिर नहीं की कि ये निम्न वंश के थे, या फिर उन्होंने एक शिकारी से खरीदा था उनको, तो वो इतना ही बताया उन्होंने अपनी जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कि ये वही वो सम्राट के परिप्रेक्ष्य में कहा कि निम्न परिस्थितियों में ये पले बड़े हैं सम्राट। तो इतना ही का, वरना है वो उस टाइम लोग हैं उनको राजा है वो स्वीकार नहीं करते चंद्रगुप्त मौर्य को। आपको पता है कितनी खतरनाक स्थिति थी उस टाइम शूद्रों की। तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने के कारण चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक कहा जाता है। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो भारत जो स्थलीय क्षेत्र था उसके अतिरिक्त उन्होंने जो तटीय क्षेत्र है उस पर भी अपना है वो साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अखंड भारत एक मतलब जो भारत बिखरा हुआ था उनको एकीकृत किया था उन्होंने। और जो यूनानी आक्रमण हुए, यूनानियों से इन्होंने मुक्ति दिलाई थी भारतीयों को। तो देखो चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त ने भारतीयों को विदेशियों यानी कि यूनानियों की दासता से मुक्त कराया था। यूनानी हमले हुए ना, तो यूनानियों ने अपना यहाँ डेरा जमा लिया था, तो चंद्रगुप्त ने उनको है वो भारतीयों को मुक्त कराया था, इसीलिए इनको मुक्तिदाता कहा जाता है, अखंड भारत का निर्माता कहा जाता है। जो सपना चाणक्य ने देखा था वो कंप्लीट हो गया। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम देखो। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार, यूनानी इतिहासकार वो अपने जैसे नाम बताएंगे, स्ट्रेबो, जस्टिन एरियन जैसे, ये है ना यूनानी इतिहासकार है, स्ट्रेबो, जस्टिन एरियन जैसे यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस कहा, जबकि एरियन एवं प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा। स्ट्रेबो, जस्टिस एरियन ये इतिहासकार हैं, ये बता रहे हैं कि सेंडोकोटस कहा इन्होंने, और जो एरियन या प्लूटार्क है उन्होंने चंद्रगुप्त को एंडोकोटस कहा है। तो ये वही यूनान के तो जो अपनी भाषा है उसी में वो उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध, तो जब 324 ईस्वी में है वो जो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है मस्तिष्क ज्वर के कारण, तो फिर है वो जो उनका अगला शासक था वो था सेल्यूकस निकेटर, वो था सेनापति। जो सेल्यूकस निकेटर है वो सिकंदर का था सेनापति। तो युद्ध तो पोरस के साथ में हुआ सिकंदर का, लेकिन अब यहां पर है वो जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध होगा। सिकंदर का कौन है, ये सेनापति है या फिर अगला शासक है। तो देखो इस युद्ध में चंद्रगुप्त की विजय हुई तथा संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ। तो चंद्रगुप्त
मौर्य और जो सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति, तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें है वो जो चंद्रगुप्त की है वो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। तो फिर जो ये सेल्यूकस निकेटर था वो बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे ऐसा लग कि जिसने मुझे हरा दिया, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि मेरी जो पुत्री है, मेरी पुत्री हेलेना, वो है वो उनका विवाह है मैं इसके साथ करना चाहूंगा, चंद्रगुप्त के साथ करवाना चाहूंगा। तो एक कोई संधि हुई थी इनके बीच में, उसके तहत है वो हेलेना का विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो इतने वीर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह है वो किसके साथ हुआ? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ। तो ये था प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। तो देखो इसी दौरान इस विवाह को भारतीय इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इसी दौरान यूनान का मेगस्थनीज राजदूत बनकर भारत आता है तथा भारत के संदर्भ में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना करता है। इसी दौरान है वो जो ये सेल्यूकस निकेटर है, इसने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और फिर है वो एक राजदूत भेजता है ये, जिसका नाम था मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर भेजता है, मेगस्थनीज नामक एक यूनानी है वो राजदूत आता है, राजदूत बनके। तो वो है वो भारत के संदर्भ में है वो एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका मतलब इंडिया। तो इसमें है वो जो भारत का जो पाटलिपुत्र है, जो मगध की राजधानी थी फिर पाटलिपुत्र या पोलीब्रोथा, तो उसकी है वो अलौकिक सुंदरता का वर्णन करता है। और भारत का है वो भारत का संपूर्ण भारत की जो व्यवस्था है राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जितनी भी, उसका है वो अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन करता है बहुत ही अद्भुत अलौकिक तरीके से। तो अब देखो हम सेल्यूकस निकेटर द्वारा दिए गए 4 प्रांत दहेज या उपहार स्वरूप। तो भाई ये सेल्यूकस निकेटर है वो राजदूत भेज देता है, ठीक है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम पूछा जाता है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। तो ये सेल्यूकस निकेटर है वो उसने शादी करवा दी अपनी बेटी की हेलेना की। तो फिर है वो उपहार स्वरूप है वो कुछ भेंट करता है। तो ये क्षेत्र रहता है काबुल, पेरोडेनिस डाई, जो यूनान क्षेत्र, कंधार यानी कि अराकोशिया, बलूचिस्तान जिसे हम बलूचिस्तान कहते हैं ना, जो यूनान में नाम है जेडोशिया, हेरात यानी कि एरिया। ये 4 क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन देता है? सेल्यूकस निकेटर दहेज या उपहार स्वरूप। उल्लेखनीय है कि मेगस्थनीज को भारत में नियुक्त प्रथम विदेशी राजपूत माना जाता है। यह माना जाता है कि मेगस्थनीज है वो प्रथम भारतीय राजदूत है। तो जो मेगस्थनीज है वो इसकी पुस्तक इंडिका है, इसमें है वो जो पाटलिपुत्र या पोलीब्रोथा है उसका है वो वर्णन किया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो जो आगे है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या कहा, जो भारत की व्यवस्था है उसके बारे में क्या क्या है वो जो मेगस्थनीज है वो वर्णन करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं।